हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। लक्ष्य और श्वेता मल्होत्रा हाउस। लक्ष्य श्वेता की तरफ देखता है। श्वेता कुछ कह पाती उससे पहले ही लक्ष्य कहता है, यहाँ नहीं, मैं आपके सभी सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि हमें अंदर चलना चाहिए। श्वेता को लक्ष्य की बात ठीक लगती है। उसके सवालों के जवाब के लिए यह जगह उपयुक्त नहीं थी। इस वक्त वह दोनों मल्होत्रा हाउस के मुख्य दरवाजे पर ही मौजूद थे। लक्ष्य के कहने पर श्वेता सिर्फ अपनी गर्दन हिलाकर सहमति देती है और घर की ओर मुड़ जाती है। लक्ष्य भी चुपचाप उसके साथ साथ चल पड़ता है। जब वह अंदर पहुंचते हैं तो इस वक्त घर पर कोई भी मौजूद नहीं था। किशन और अंजलि दोनों किसी काम से एक साथ घर से बाहर गए हुए थे। श्वेता अंदर जाने के बाद दोनों को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ ही देर में वह समझ जाती है कि इस वक्त घर पर कोई नहीं। यदि घर पर सभी होते तो श्वेता के लिए लक्ष्य के साथ अपने कमरे में जाना मुश्किल काम नहीं था, लेकिन अब वह धर्म संकट की स्थिति में फंस जाती है। यहाँ ड्राइंग हॉल में बैठकर बात करना उसे उपयुक्त नहीं लगता और वह अपने कमरे में जा नहीं सकती थी। अब लक्ष्य को बैठने के लिए कहकर श्वेता अपनी जगह पर खड़ी होकर कुछ सोच ही रही थी कि इतने में ही किशन और अंजलि घर के दरवाजे से आते हुए दिखाई देते हैं। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में लक्ष्य का यहाँ होना यह उनके लिए किसी झटके के लगने से कम नहीं था। लक्ष्य को अपनी आंखों के सामने देखकर अंजलि के मुंह से सबसे पहले यह शब्द निकलते हैं, लक्ष्य बेटा, तुम यहाँ? सब ठीक तो है ना? उन दोनों को देखकर लक्ष्य अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और अपने दोनों हाथ जोड़ लेता है, लेकिन इससे पहले कि वह नमस्ते कह पाता, श्वेता अंजलि से कहती है, हाँ मम्मी, सब ठीक है। मैं लक्ष्य से कुछ ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। क्या हम अभी मेरे कमरे में जा सकते हैं? श्वेता की जल्दबाजी को देखकर अंजलि और किशन दोनों को ही आश्चर्य होता है। कुछ भी जवाब देने से पहले अंजलि किशन मल्होत्रा की ओर देखती है और किशन अंजलि की तरफ देख रहा होता है। अब किशन अपनी आंखों से इशारा कर देता है। अंजलि जवाब देती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम लोग जाओ और बातें करो, मैं वहीं नाश्ता भिजवा देती हूँ। श्वेता की यह हरकत लक्ष्य को भी अटपटी लगती है, लेकिन वह समझ सकता था कि इस वक्त श्वेता के दिमाग में क्या क्या चल रहा होगा, इसलिए वह बिना कुछ कहे चुपचाप श्वेता के साथ चला जाता है। अपने कमरे में पहुंचने के बाद श्वेता लक्ष्य को बैठने के लिए इशारा करती है। लक्ष्य सोफे पर बैठ जाता है और श्वेता अपने बेड के कोने पर। फिर वह लक्ष्य से अजीब सी शक की निगाहों से पूछती है, आज जो कुछ भी हुआ वह सब क्या था? वह लोग कौन थे जो मेरा पीछा कर रहे थे? आपको कैसे पता चला कि मैं कहाँ पर हूँ? अब यह मत कहना कि आप मुझसे ही मिलने आ रहे थे। अगर ऐसा होता तो आप मुझे मैसेज करके मिलने की जगह ज़रूर बताते। मैं किसी भी तरह का झूठ सुनना नहीं चाहती। जो भी है वह सच सच बताओ। लक्ष्य इन सभी सवालों के लिए पहले से तैयार था। इसके अलावा उसे यह बात भी अच्छी तरह याद थी कि अनीका ने अंत में कहा था कि श्वेता को इस बारे में कुछ भी पता ना चले। लक्ष्य बड़ी ही सावधानी से बात को संभालते हुए कहता है, बिजनेस में यह सब चलता रहता है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आज हुआ वह दोबारा नहीं होगा। ऐसी गारंटी मैं नहीं दे सकता, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको आगे से कभी ऐसी किसी तकलीफ़ का सामना न करना पड़े। फिर हंस कर कहता है, मैं मजाक कर रहा हूँ, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा, बस आज के लिए माफ़ कर दो। श्वेता अधीर होते हुए कहती है, मुझे यह सब नहीं सुनना। आप मुझे यह बताइए कि वह सब क्या था? मैं अभी तक भी कुछ नहीं समझ पा रही हूँ। लक्ष्य उतने ही अधिक धैर्य से काम लेते हुए कहता है, अगर आप मुझे बोलने का मौका देंगी तो मैं ज़रूर आपको सारी बात बता पाऊँगा। यह सुनकर श्वेता के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वह शांत होते हुए अपनी निगाहें झुका लेती है, मानो अपनी गलती का एहसास कर रही हो। फिर दोबारा से लक्ष्य की तरफ देखने लगती है। लक्ष्य कहता है, वह कुछ अंडरवर्ल्ड के लोग थे
जीने लगता है कि मेरे पास आर्मी बेस की वह इन्फॉर्मेशन है जो उन्हें चाहिए। आप जानती ही हैं कि मुझे अपनी पैर की चोट की वजह से आर्मी को छोड़ना पड़ा, लेकिन फिर भी यह सच है कि अब मैं एक रिटायर्ड ही सही पर आर्मी मैन हूँ। जब मैंने उन लोगों को ऐसी किसी भी इन्फॉर्मेशन के मेरे पास होने से मना कर दिया, तब वह आपको माध्यम बनाकर मुझे झुकाना चाहते थे। मैंने पहले उन्हें इतनी गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे इस बात पर पहले ही ध्यान देना चाहिए था। मैं आज ही अपने ऑफिसर्स को इसके बारे में सब बता दूंगा। आगे वह खुद देख लेंगे। तुम्हें फिर से कोई परेशानी नहीं होगी। और रही बात आप तक पहुंचने की, तो मुझे माफ़ कर दीजिए। इसके बाद कुछ झिझकते हुए आगे कहता है, वह क्या है ना कि मैं एक आर्मी पर्सन रहा हूँ, इसलिए हर पहलू पर कई तरह से सोचना और ख़तरे से बचने के लिए कम से कम 3 प्लान साथ लेकर चलना मेरी आदत में शामिल हो गया है। इसलिए आगामी खतरे के आभास मात्र से मैंने आपको बिना बताए आपके आसपास हिडन सिक्योरिटी रखी थी। उन्हीं की वजह से मुझे सही समय पर पता चल पाया कि मेरी मुसीबत ने आपके दरवाजे पर दस्तक दे दी है। इतना कहने के बाद लक्ष्य अपनी हल्की सी निगाहें झुका कर कहता है, आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से आपको आज यह दिन देखना पड़ा। यदि मैं आपकी ज़िंदगी में नहीं आता तो इस तरह आपकी जान खतरे में नहीं पड़ती। अगर हमें वहाँ पहुँचने में थोड़ी भी देर हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। लक्ष्य के चेहरे पर हल्की सी शर्मिंदगी देखकर श्वेता को अपने आप में अजीब सा लगता है कि क्यों उसने इस तरह के सवाल पूछे। वह अपनी जगह से खड़ी होती है और लक्ष्य के पास आकर बैठ जाती है और कहती है, दरअसल माफ़ी मुझे मांगनी चाहिए। फिर अपने माथे पर अपने ही हाथ से मारते हुए कहती है, मैंने बिना वजह ही आपको कटघरे में खड़ा कर दिया। यह सुनकर लक्ष्य को अंदर ही अंदर तसल्ली महसूस होती है। अब वह श्वेता की तरफ देखकर कहता है, यही वह बात है जो मैं आपको बताना चाहता था, जिसके बारे में बताने के लिए मैंने आपसे कहा था। श्वेता बदले में जवाब देती है, कोई बात नहीं, जो होना था वह हो गया। आगे से मैं खुद भी अपना ध्यान रखूंगी। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लक्ष्य पहले से ही सही अवसर की तलाश में था और यही एकदम सही मौका था। वह कहता है, मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ। श्वेता कहती है, हाँ कहिए। लक्ष्य कहता है, अगर आपको कोई ऐतराज़ ना हो तो मैं दोबारा अपनी आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ। फिर अपने पैर की तरफ देखते हुए कहता है, आप ही की वजह से यह अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है। श्वेता हैरानी के हाव भाव प्रकट करते हुए कहती है, क्या यह अभी भी संभव है? लक्ष्य कहता है, हाँ यह संभव है, बस कुछ छोटी मोटी ट्रेनिंग से मुझे गुजरना होगा। श्वेता के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह कहती है, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। अगर आप चाहें तो दोबारा आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं दोनों के साथ कंफर्टेबल हूँ। फिर मुस्कुराकर पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है, वैसे भी मैं तो बिजनेस कर ही रही हूँ। श्वेता की बात सुनकर लक्ष्य को बड़ा ही संतोष मिलता है। अब वह बिजनेस के साथ ही आर्मी एजेंट की तरह काम कर सकता था और ज़रूरत पड़ने पर आर्मी ऑफिसर की तरह ज्वाइन भी कर सकता था। इन सब से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय यह था कि वह श्वेता के सभी तरह के शक और सवालों से बच गया था। उसने बड़ी ही सफाई से श्वेता को सब कुछ बताकर भी कुछ नहीं बताया था। चिराग और अब्दुल्ला दिल्ली हाईवे। पिछले 1.5-2 घंटे में चिराग और अब्दुल्ला पूरी दिल्ली छान चुके थे। उन्हें कहीं से भी अनीका और रोहित का पता नहीं मिलता। इस वक्त दिल्ली के एक हाईवे पर चिराग और अब्दुल्ला एक दूसरे के सामने खड़े थे। चिराग अब्दुल्ला से कहता है, मुझे ठीक ठीक बताओ, लास्ट टाइम जब वह तुम्हारी आंखों के सामने थे तब क्या हुआ था? अब्दुल्ला परेशान और चिंतित होते हुए कहता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक बार फिर से बताता हूँ। यह कहकर अब्दुल्ला फिर से क्रमबद्ध तरीके से सारी घटना कह सुनाता है। अब चिराग पूछता है, अब्दुल्ला प्लीज़ ठीक से याद करके बताओ कि क्या कोई ऐसी गाड़ी वहाँ थी जो पहले मौजूद थी और तुम्हारे होश में आने के बाद वहाँ से गायब हो चुकी थी? सोचो, जब वह वहाँ से गए होंगे तो किसी न किसी में बैठ कर गए होंगे। वैसे भी रोहित सर की गर्दन पर गहरी इंजरी थी। अब्दुल्ला अपने दिमाग पर खूब जोर डालते हुए कहता है, नहीं, वहाँ से कोई भी गाड़ी गायब नहीं हुई थी।
चिराग कहता है, मुझे लगता है हमें वापस उसी जगह पर चलना चाहिए जहां पर तुमने अंतिम बार अनीका मैडम और रोहित सर को देखा था। शायद वहां से कोई सुराग मिल जाए जिसके सहारे हम आगे बढ़ सकें। वह अगर किसी भी चीज़ से गए होंगे तो उनके पैरों के निशान अथवा टायर के निशान, कुछ ना कुछ हमें ज़रूर मिलेगा। फिर हम उसे ट्रैफिक कैमरास, नीरज सांगवान या कौटिल्य की मदद के जरिए से ट्रैक कर सकते हैं। अब्दुल्ला को चिराग की बात बिल्कुल सही लगती है। वह बिना किसी देरी के अपने साथियों को गाड़ियों में बैठने का इशारा करता है और चिराग के साथ उसी ओर निकलने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही चिराग और अब्दुल्ला अपनी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं, तभी चिराग का फ़ोन बजने लगता है। वह जल्दी से अपने फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखता है तो अजीब से नंबर देखकर वह इतना ज़रूर समझ जाता है कि वह इंटरनेट कॉल है। चिराग हाथ के इशारे से अब्दुल्ला को रोकता है और अपना फ़ोन उठा लेता है। कॉल पिक करते ही उसे दूसरी तरफ से अनीका की आवाज़ सुनाई देती है। हेलो चिराग मेहता। अनीका की आवाज़ सुनते ही चिराग के चेहरे से परेशानी की लकीरें गायब हो जाती हैं। चिराग कहता है, जी मैडम, आप दोनों कहाँ हैं और कैसे हैं? हम कब से आप दोनों को ढूंढ रहे हैं। अनीका जवाब देती है, यही बताने के लिए फ़ोन किया है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, रोहित खतरे से बाहर हैं। फिर एक पल रुक कर आगे कहती है, फिलहाल हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। तुम लोग जहाँ पर भी हो वापस मारवा हाउस लौट जाओ, हम सुबह होने से पहले लौट आएंगे। अब चिराग मेहता कहता है, मैडम, क्या इस वक्त हमारा मारवा हाउस जाना ठीक होगा? मुझे लगता है कि हमें बाहर ही रहकर आप दोनों का इंतज़ार करना चाहिए। सीक्रेट अंडरग्राउंड मारवा हाउस। प्रीति आने से पहले ही भूमि को मैसेज कर चुकी थी कि वह मारवा हाउस आ रही है और काम पूरा हो गया है। भूमि अपने सवालों के जवाब जानने के लिए बेसब्र थी। जब उसे लगता है कि अब तक प्रीति आ चुकी होगी, तब वह अपने रूम से बाहर निकलकर उसके कैबिन की तरफ जाती है। तभी उसे सामने ही सोफे पर बैठा हुआ कौटिल्य दिखाई देता है। उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरें दिखाई दे रही थी और ठीक इसी वक्त उसके पीछे से चलकर आती हुई प्रीति दिखाई देती है। उसका चेहरा भी उतना ही परेशान दिखाई दे रहा था। जब तक भूमि कौटिल्य के नज़दीक पहुंचती है, तब तक प्रीति भी वहां तक आ जाती है। अब भूमि उन दोनों की तरफ देखते हुए कहती है, तुम दोनों को किस नई समस्या ने घेरा है? क्या मुझे कोई कुछ बताएगा? तुम दोनों के पास एक ही समस्या है या अलग अलग समस्याएं हैं? इससे पहले कि उन दोनों में से कोई कुछ कहता, भूमि खुद ही आगे कहती है, रुको रुको। इसके बाद वह कौटिल्य की तरफ देखती है और कहती है, पहले तुम बताओ कि क्या हुआ है। कौटिल्य कहता है, मुझे खुद नहीं मालूम कि मुझे यह बात बतानी चाहिए या नहीं। इतना कहकर वह अपनी जानकारी के अंतर्गत सारी बात बताने के बाद आगे कहता है, मुझे लगता है कि इस बार यह अटैक श्वेता पर हुआ है। इस बात को कई घंटे बीत गए हैं, लेकिन अब तक अनीका मैडम मारवा हाउस वापस नहीं आई हैं और ना ही रोहित सर। मैंने कोशिश की, लेकिन उन दोनों के नंबर भी ट्रेस नहीं हो रहे हैं। अब भूमि नाराज़गी जताते हुए कौटिल्य से कहती है, और यह बात तुम अब बता रहे हो? मुझे उनके साथ होना चाहिए था, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अब कौटिल्य भूमि से कहता है, मुझे किसी को भी कुछ भी बताने के लिए मना किया गया था, लेकिन अब मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने यह बात तुम दोनों को बताई है। मैं चाहता हूँ कि तुम श्वेता को फ़ोन करके पता करो कि क्या वह ठीक है और वहाँ क्या हुआ है। अब देखने वाली बात यह थी कि जिस बात को सभी मिलकर श्वेता से छुपाने की कोशिश कर रहे थे, अब वह कैसे छिप सकेगी।